स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है जिसे हम स्मॉल जी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उस पे एक बुलंदी पर जाने से यानी ज़मीन से ऊपर जाने से क्यों कमी आती है, या हम ये कहते हैं कि जब हम ज़मीन की तरफ जाते हैं, उसके सेंटर की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्यों कमी आती है। अब हम इसके रीजंस देखते हैं। नहीं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे हम अपने चांद ही को देख लें कि ये जो है ज़मीन की, यानी हम ये देखते हैं कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब ये क्यों रिवॉल्व कर रहा है, जब हमने इसके इन सवालात के जवाब ढूंढे तो हमें पता चला कि ज़मीन इस पे एक फोर्स लगा रही है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और फिर चांद भी उतनी ही अमाउंट में एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि दोनों बैलेंस्ड है, और इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है यानी ये चांद जो है ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अब अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, कोई बॉल अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ कि चलें ये भी चांद की तरह रिवॉल्व करे, तो ये वापस ज़मीन पे आ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये जो सवाल है जी, इसका जवाब हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मिल जाता है कि जो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिनके कुछ डिफरेंट मैसेज हों, तो अब वो इन दोनों में एक फोर्स पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर ये फर्ज करें स्मॉल बॉल जिसका मैथ में स्मॉल एम से जाहिर कर रहा हूँ, जो अर्थ है इसका मैथ में कैपिटल एम से जाहिर कर रहा हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा, और इस प्रोडक्ट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरी कायनात में यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू एक जैसी रखी गई है, तकरीबन एक जैसी है। और इसको फिर हम इस वैल्यू को जो आती है इसे डिवाइड कर देते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से सेंटर ऑफ मास लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी लेक्चर के दौरान ही समझाऊंगा कि क्यों है। तो ये डी फर्ज करें, ये डिस्टेंस डी बनता है, तो ये डी स्क्वायर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास उस फोर्स की मैग्नीट्यूड आती है जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब इस तरह से है कि चूंकि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो अर्थ है वो एक ऑब्जेक्ट जब जब अट्रैक्ट करती है तो वो एक इसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है जिसे हम जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू यानी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे हम देखते हैं ऊपर से चीज नीचे जमीन की तरफ आ रही होती है, तो वो तेजी से और तेजी से और तेजी से जमीन की तरफ आ रही होती है। यानी अगर फर्ज करेंगे एक 100 मंजिला बिल्डिंग पे अगर हम खड़े हैं, या 100 चले मीटर बुलंदी पर हम खड़े हैं, और इधर से मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंका है नीचे, तो अभी ये मेरे हाथ में है, तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्ज कर लें 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो आफ्टर 1 सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी जी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक खास, हमने देखा न्यूमेरिकली एक खास हाइट पर जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हवाले से हो रही होती है। ठीक है, पर यानी हम कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हवाले से। लेकिन ये देखा गया कि अगर हम और ऊंची हाइट पे चले जाते हैं, काफी और ऊंची हाइट पे चले जाते हैं, तो फिर ये जी की वैल्यू जो है वो ये 10 नहीं रहती। यानी ये जो है हम यूं बात कर सकते हैं कि सतह समंदर के नजदीक या सी लेवल के नजदीक अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ जी इतनी है, लेकिन अगर हम उन पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहां पर ये जी की वैल्यू जो है वो स्लाइटली 10 से कम होती है, यानी वहां पर ये 9.9 या 9.8 तक हो जाती है। इसका मतलब कि हम बुलंदी पर जैसे जैसे जाते हैं तो जो जी की वैल्यू है वो यानी ज़मीन की, अगर हम इस तरह से कहें कि अगर एक चार्ज या एक पंखे से, एक पंखा ऑन है और उसकी उसके यानी सामने हम जितना जाते जाएंगे तो जाहिर बात है कि उसकी जो हवा है हम पे ज़्यादा असर करेगी, और उससे हम जितना दूर जाते जाएंगे तो हवा कम असर करेगी। और यहाँ भी बिल्कुल यही बात है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके यानी ज्यादा असर उसका उसकी हम कह सकते हैं सरफेस के ऊपर है। और ये तुम फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें सर्कुलर है, यानी ये जमीन चूंकि हम कहते हैं गोल है और हर तरफ से ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर अगर हम इस फील्ड से ऊपर जाएंगे तो ये फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिससे कि हमने कहा था कि फील्ड की स्ट्रेंथ जो हम जी से भी निकाल सकते हैं, जी भी कह सकते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ये वेट यानी वो फोर्स जो कि जमीन उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही होती है उसे हम वेट कहते हैं, और जो मैस है उस ऑब्जेक्ट का, ये अगर हम एम ले रहे हैं तो ये रेशो जो हमारे पास आती है ये बेसिकली स्ट्रेंथ बताती है। तो हमने देखा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को जैसे हम एक मिसाइल फायर करते हैं, तो वो मिसाइल जो है जब बहुत बुलंदी पे चला जाए तो फिर वो काफी देर तक हवा में फ्रीली मूव कर सकता है, नहीं उस पर ग्रेविटी असर कर रही होती है, लेकिन वो तेजी से जमीन की तरफ नहीं आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो होता है, यानी इस तरह से वो एक हम कह सकते हैं एक बुलंदी के बाद जमीन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो काफी फासला तय कर लेता है। तो इस तरीके से फिर हमने देखा कि जी की वैल्यू तो जिस तरह जैसा हम बुलंदी पे जाते हैं वो कम होती जाती है। इसी वजह से जो चांद है जमीन से
काफ़ी दूर है, काफ़ी हाइट पर हम ये कह सकते हैं, और इसी वजह से ये ज़मीन पर अब नहीं आते। यानी इस इधर ज़मीन की स्ट्रेंथ इतनी कम है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि अब चांद को ये वापस अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकता, बल्कि ये चांद पे एक एक ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन तो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इससे मजबूर करती है कि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और इसीलिए ये मूव कर रहा होता है ज़मीन के गिर्द। तो ये बातें हमें पता चली। तो इसी से अगर हम एक रिलेशन निकालें, अगर दो मैसेज के हवाले से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ओबे करता है, ये बात हम जानते हैं, तो फिर इसका मतलब कि अगर ज़मीन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी अमाउंट में फोर्स लगा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी ज़मीन पर इतनी ही फोर्स लगा रहा है, जिसे कि हम न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि एफ वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट ज़मीन पर लगा रही है, तो ज़मीन के मैस से, यानी मैस ऑफ अर्थ से, और उस एक्सलेरेशन से जो कि ज़मीन, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सलेरेशन जो कि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन पे प्रोड्यूस कराना चाह रहा है, उससे अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो एक्सलेरेशन निकालना ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो हम ये जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन के हवाले से बात बराबर ही है, तो फिर हम उस फोर्स को ही ले लेते हैं जो कि वेट है, यानी जो ज़मीन हम पे फोर्स लगा रही है, तो उसमें तो हम सादे अल्फाज में अपने ही मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन से, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशंस को, यानी एक मैंने इक्वेशन ड्राइव की न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, चलें इसे फर्ज कर लें कि ये वो फोर्स है जो मैं ज़मीन पे लगा रहा हूँ, और ये वो फोर्स है जो कि ज़मीन मुझ पे लगा रही है, जिसे मैं वेट यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एफ मैंने लिखा हुआ है, ये वेट अगर लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास डब्ल्यू। अब एफ और डब्ल्यू इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर करें तो जी एम एम ओवर डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, एम जी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, एम से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर लें, यहाँ भी एम से डिवाइड, यहाँ भी एम से डिवाइड, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमारे पास जी जो है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये किसके इक्वल आएगी जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी जो है वो उस ऑब्जेक्ट से जो कि एक खास हाइट पर है। अब मैं ये कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट अगर फर्ज करें एच हाइट पर है, जमीन से, जमीन की सरफेस से अगर एच हाइट पर है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। और इसमें अब डी जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो क्या बन जाएगा जी, वो फिर बन जाएगा एच हाइट प्लस रेडियस, चूंकि सेंटर, दोनों के सेंटर से हमने ये डिस्टेंस लेना था, और ये जो मैंने एच हाइट ली है ये भी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से जमीन के सरफेस तक का डिस्टेंस लिया है। यानी ये बात याद रहे कि ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से मैंने डिस्टेंस लिया। तो यहाँ से जो है इसी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी इंटू मैस ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाय यहाँ पर h प्लस आर और इसका होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है कि जो वैल्यू ऑफ g है, जो कि हाइट के हवाले से, चले मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, अब हम हाइट के हवाले से इसको बात कर रहे हैं, तो इधर h इधर लिखा तो इधर भी h, कि हम अगर 10 मीटर पर होंगे तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि उस वक्त कितनी ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम 100 मीटर पर हैं तो यही रिलेशन हमें ये वैल्यू बता देगा कि हमारे पास उस वक्त ग्रेविटी की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी, यानी इससे हम ग्रेविटी की स्ट्रेंथ भी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो जी आप जानते हैं कि जो कि एक हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो कैवेंडिश ऑपरेटर से निकाली गई थी, जो कि अप्रोक्सीमेट यानी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है इसकी वैल्यू, जो कि स्लाइटली यानी कुछ मैसेज के लिए या मटेरियल्स के लिए थोड़ी सी तब्दील होती है, लेकिन इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ही कहा जाता है, इसलिए हम इसी को यूज करते हैं। और फिर अगर हम ये बात सारी जान जाएं, ये बातें हमें पता चल जाएं, तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जमीन से वो कम होती जाती है। हमें इसका बिल्कुल क्लियर हो गया अब कि अगर हम जमीन की तरफ जाते हैं यानी सेंटर की तरफ जाते हैं तो फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज क्यों होती है, यानी इसको तो इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत क्लोज होते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के। तो इसका रीजन ये है कि जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो जो हम जानते हैं कि ज़मीन चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। अगर हम ज़मीन के एक खास पास से ज़मीन की सेंटर की तरफ मूव करें तो बाकी जो उसका पार्ट बनता है उसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन से। यानी एक वक्त ऐसा है कि जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो ऑल डायरेक्शन से हमें एक जैसी फोर्स लग रही होगी और हम पर जो नेट फोर्स का इफेक्ट होगा वो जीरो बन जाएगा। यानी हम बिल्कुल उधर जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स नहीं है तो एक्सलेरेशन नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वहां पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है वो सेंटर पे क्या होती है जी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।